आज हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन विद यूएमएल इसके बारे में डिस्कस करना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन क्या होता है और यूएमएल का इसमें क्या रोल है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन जब हम बनाते हैं या किसी भी सिस्टम का कोई डिजाइन प्रिपेयर करते हैं तो यूएमएल क्या चीज है, इसका क्या रोल है इसके अंदर। और इसके दौरान हम दो चीजें देखेंगे, एक तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन है और दूसरा इस यूएमएल डिजाइन डॉक्यूमेंट को कोड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अभी जैसे हसीब ने कहा कि जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है वो कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, आसान अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, क्योंकि वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो है वो डिज़ाइन टीम अपने लिए ही नहीं बनाती बल्कि उन्होंने आगे हैंड ओवर करना होता है नेक्स्ट टीम को या नेक्स्ट लेवल को। वो नेक्स्ट लेवल जो आपको पता है डेवलपमेंट फेज होता है जिसमें कोडिंग होती है, प्रोग्रामर जो है वो उस डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को कोड के जरिए या कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है, कम्प्लेक्स है, तो कोडिंग टीम जो है वो फिर मिस्टेक्स करेगी या उनके सर के ऊपर से गुजर जाएगा सारा डिजाइन। तो अगर कम्प्लेक्स है तो प्रॉब्लम्स होगी, अगर वो इजी है, अंडरस्टैंडेबल है, तो फिर जो इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो एरर्स हैं वो मिनिमाइज होंगे या कम से कम होंगे या नहीं हो सकेंगे। तो आज हमने एनालिसिस और डिजाइन को देखते हैं कि ये क्या चीजें हैं। एनालिसिस एंड डिजाइन सबसे पहले चीजों को एनालाइज करना और फिर डिजाइन करना, क्योंकि सॉफ्टवेयर डिजाइन हो या किसी भी दूसरी प्रोडक्ट का डिजाइन हो, मिसाल के तौर पर कार का डिजाइन बन रहा है या किसी भी मोटरसाइकिल का, किसी और हार्डवेयर का किसी का डिजाइन बन रहा है, तो उसमें आपको पता है कि जो ऐसे ही मुंह उठा के चीजें नहीं बनाई जाती। बहुत सारे उनके पीछे स्टैंडर्ड्स अवेलेबल होते हैं या उनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक गाड़ी ही बननी है, तो गाड़ी के अगर डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स बन रहे हैं तो आपको पता है कि जो उसके गाड़ी का जो व्हील है वो उसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनका स्टैंडर्ड है, जो उसके अंदर जो उसने फिट होना है उसके अंदर गाड़ी के अंदर, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं उनका एक खास स्टैंडर्ड है, उसके तहत बनती हैं। ये नहीं कि कोई भी कंपनी अपने हिसाब से जैसा मर्जी टायर डिज़ाइन कर ले और उसको गाड़ी में फिट करने की कोशिश करे। तो एक दफ़ा तो वो कर लेंगे, बना लेंगे, लेकिन गाड़ी ने मार्केट के बाद जब रिपेयर के प्रोसेस में गुजरना है तो फिर वो मसला होगा, फिर वो मार्केट से वो चीज़ें नहीं मिलेगी। इसलिए समटाइम नए जो मॉडल्स आते हैं वो लोग बड़ा केयरफुली खरीदते हैं कि यार इसके पार्ट्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। तो अगर तो स्टैंडर्डाइज चीजें हैं तो फिर ऑब्वियसली उनके पार्ट्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो जब आप डिजाइन बनाते हैं तो चीजों को पहले एनालाइज करते हैं, थोड़ा सा रिव्यू करते हैं और फिर डिजाइन बनता है। एनालिसिस एम्फसाइजेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड रिक्वायरमेंट्स। एनालिसिस क्या है जी? इसमें आप किसी भी मसले को या कोई भी रिक्वायरमेंट्स जो है उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। जो आपको पता है कि जैसे एनालिसिस से हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस हमने किया पहले पिछले सेमेस्टर के अंदर कि रिक्वायरमेंट जो है वो एनालाइज की जाती हैं ताकि पता चल सके क्लाइंट जो है वो क्या कहता है। वो जब ये चीज़ सामने आ जाएगी तो फिर हम डिज़ाइन या कोडिंग की तरफ जाते हैं, पहले रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस हमारा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन जस्ट ये देखने के लिए कि एनालिसिस होता क्या है, क्योंकि रिक्वायरमेंट एनालिसिस हम कर चुके हैं पहले। एंड ऑब्जेक्ट एनालिसिस इन एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ डोमेन ऑब्जेक्ट्स। और फिर ऑब्जेक्ट का एनालिसिस क्या है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट की बात करनी है आज। तो ऑब्जेक्ट आपको पता है कि डेली लाइफ के अंदर हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जिनके अगेंस्ट हम कोई ना कोई डेटा जो है वो सेव कर सकते हैं, ले सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं और उस डाटे को प्रोसेस करने के बाद कोई नई शक्ल दे सकते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट्स जो हैं जो आपको पता इर्द गिर्द हमारे मौजूद हैं, वो उनके डिफरेंट फीचर्स हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं उनके या करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब कोई भी चीज़ ले लें, मिसाल के तौर पे दरवाज़ा ही है, तो दरवाज़ा या डोर है वो फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, उसके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी हाइट, उसकी विड्थ, उसका मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ हुआ है, लकड़ी का है, लोहे का है, ये सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब उसके फंक्शन है डिफरेंट, कि दरवाज़ा खुलता है, बंद होता है, लॉक होता है, ये 3 स्टेट से गुजरता है। अब इसका मतलब कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं और डिफरेंट इसके फंक्शन है जो कि ये परफॉर्म करता है। तो हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और किसी डाटे के अंदर प्रोसेस कर सकते हैं और प्रोसेस करने के बाद कोई ना कोई फर्दर जो है वो काम कर सकते हैं इससे। जैसे मिसाल के तौर पे आपको पता है कि जैसे मोशन सेंसर है, ठीक है, वो हम एक छोटी सी डिवाइस यूज़ करते हैं डोर के साथ, कि मोशन सेंसर जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करता है कि वो उसकी रेंज में आ गया तो फौरन वो इंस्ट्रक्शन देता है आगे दरवाजे को, तो दरवाज़ा खुल जाता है।
ठीक है। तो हम क्या करें कि हम डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनको एनालाइज करके उनको आपस में जो उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनके मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं, उनको प्रोसेस करने के बाद हम अप्लाई करते हैं और इसकी बना पे फर्दर कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। डिजाइन emphasizes a conceptual solution that fulfills requirements. Ultimately the design may be implemented। और जो डिजाइन है ये कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल सोल्यूशन होता है, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं है। जैसे हम जब आप लोग डिजाइन बना रहे हैं, आपको पता लैब के अंदर आप डिफरेंट डायग्राम्स बना रहे हैं, तो ये एक लॉजिकल सोल्यूशन है किसी भी मसले का, किसी भी सॉफ्टवेयर का। यानी कि आप पेपर वर्क कर रहे हैं या किसी लैपटॉप वगैरह पे बना रहे हैं ये डिजाइन, तो ये एक्चुअल सॉफ्टवेयर तो नहीं है, ये अभी उसका डिजाइन है, उसका कॉन्सेप्ट है या उसकी लॉजिक आप डिफाइन कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर तो बाद में बनना है। ठीक है। तो ये जो डिजाइन है इस डेफिनेटली ये कुछ एनालाइज करने के बाद चीज़ों को फिर डेवलप किया जाता है और डिजाइन आमतौर पे लॉजिकल सॉल्यूशन होता है किसी भी चीज़ का। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन क्या है जी? डिजाइन डेली लाइफ में था कि किसी ना किसी चीज का होता है और ऑब्जेक्ट भी एग्जिस्ट करते हैं जिनकी बिना पे वो सारा काम होता है। जो ऑब्जेक्ट की बिना पे हम सारे प्रोसेस करते हैं तो उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। ठीक है। या जैसे अब आपको याद होगा कि हमने कुछ लेक्चर पहले जब डिजाइन पैटर्न पढ़े थे तो उसमें हमने सर्विस ओरिएंटेड भी पढ़ी थी एक चीज, कि ऐसी चीज जो सर्विसेज पे बेस करती है। और उसी के अंदर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी देखा था उसी लेक्चर के अंदर, कि समटाइम को काम आप ऑब्जेक्ट्स की बना पे करते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहलाता है, सर्विस की बना पे करते हैं सर्विस ओरिएंटेड कहलाता है, डोमेन्स की बना पे करते हैं तो डोमेन ओरिएंटेड कहलाता है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो बेस है काम करने की वो क्या है। तो हमने जो आज डिस्कस करना है वो ऑब्जेक्ट है, कि ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे एनालाइज किया जाता है और उसका डिजाइन कैसे बनता है। During object-oriented analysis emphasizes on finding and describing the objects in the problem domain। किसी भी मसले को जो आपने हल करना है या कोई भी सोल्यूशन आपने देना है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उस डोमेन के रेलेवेंट ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आपको पता है कि एम्प्लॉयज भी होंगे, एचआर वाले होंगे, फाइनेंस वाले होंगे, इसके अलावा कपड़ा है, कलर्स हैं, कपड़े का साइज है, कपड़े की क्वालिटी है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, वो एक पूरी दुनिया है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे आप इकट्ठे करेंगे और उसकी बना पे डिसाइड करेंगे कि अब ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये आपस में कैसे, इनका आपस में रिलेशन क्या है, इनको कैसे जोड़ा जाए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को का जो आपस में कनेक्शन है वो कैसे स्टेब्लिश किया जाए ताकि एक पूरी एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर बन सके। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड बुक्स, लाइब्रेरी, स्टूडेंट एटसेट्रा। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि अगर आपने किसी भी सिस्टम के अंदर ऑब्जेक्ट्स देखने हो क्या होते हैं तो उसकी एक एग्जांपल यहाँ पे दी गई है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम की। तो अगर आप लाइब्रेरी के अंदर जाएं तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपको नजर आएंगे। अब बुक एक ऑब्जेक्ट है। आमतौर पर जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना कि लाइब्रेरी के अंदर बुक्स इशू होती हैं, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करने की जरूरत है कि बुक लाइब्रेरी के अंदर सिर्फ बुक्स ही इशू नहीं होती, बल्कि और भी बहुत सारा का मटीरियल, बहुत तरह का मटेरियल जो है वो अवेलेबल होता है। मिसाल के तौर पे जो स्टूडेंट्स जा चुके हैं डिग्री कंप्लीट करके, उनके थीसिस वहाँ पे पड़े हों वो भी आप इशू करवा सकते हैं। कोई जर्नल रिसर्च आर्टिकल, कोई रिसर्च जर्नल पड़ा हुआ है वो भी आप इशू करवा सकते हैं। न्यूज़पेपर पड़ी है हो सकता है वो भी आप इशू करा सकते हो। तो बहुत सारी टाइप्स का डाटा जो मटेरियल है वहाँ पे अवेलेबल है। तो बुक्स, जर्नल्स, थीसिस, न्यूज़पेपर, ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि किसी लाइब्रेरी से इशू होती हैं और ये वो तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ कर सकते हैं अगर आप लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी के अंदर और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे। मिसाल के तौर पर बुक अगर है तो बुक डेफिनेटली किसी न किसी शेल्फ के अंदर पड़ी हुई है, और शेल्फ अगर है तो शेल्फ किसी ना किसी कैटेगरी का रेलेवेंट होगी। तो मिसाल के तौर पे बायो की शेल्फ है या इंग्लिश की है या मैथमेटिक्स की है, वो शेल्फ के अंदर किस तरह की बुक्स पड़ी हुई हैं। ठीक है। और बुक्स की फर्दर फिर अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर बुक्स और मटेरियल को इशू किया जाता है, वापस लिया जाता है, फाइन किया जाता है, ये फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है। या बुक इशू करनी है तो पहले स्टूडेंट को रजिस्टर करना पड़ेगा। ये सारी कहानी जो है ये अब क्या है कि आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट ढूंढते हैं। पहले आपने ढूंढे, बुक है, थीसिस है, न्यूज़पेपर है। ठीक है। ये तो ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब हर ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसके फीचर होंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट होंगे, और फिर उनको आप प्रोसेस करने के लिए डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। वो फंक्शन अभी मैंने बताए कि बुक आप इशू करेंगे, स्टूडेंट को रजिस्टर करेंगे, फाइन कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीजें जो हैं अब आप उन बुक्स के फीचर की बना पे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। During object-oriented design emphasizes on defining software objects and how they collaborate to fulfill the requirements। आप इन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढ के
फिर उनका आपस में कोलैबोरेशन देखते हैं और कम्युनिकेशन देखते हैं कि ये तमाम ऑब्जेक्ट्स आपस में मिलके एक कंप्लीट वर्किंग सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे या इसे कैसे बनाया जा सकता है। एक और एग्जांपल है, इन द लाइब्रेरी सिस्टम अ बुक सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट मे हैव अ टाइटल एट्रीब्यूट एंड अ गेट चैप्टर मेथड। और जैसे अभी मैंने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप देखेंगे लाइब्रेरी के अंदर तो उसकी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, कुछ खसूसियात होंगी, कुछ फीचर होंगे जिनको आप यूज करेंगे। जैसे बुक है, बुक का टाइटल है, उसका ऑथर का नेम है, वो किस साल में पब्लिश हुई, उसका एडिशन कौन सा है, 5वां 6वां 7वां, या उसकी डोमेन कौन सी है, कि बायो की बुक है, मैथ की है, इंग्लिश की है, सॉफ्टवेयर डिजाइन आर्किटेक्चर की है, कंप्यूटर साइंसेज की है। ये सारी कहानी जो है, ये सारे इसके फीचर्स हैं, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है। अब एक बुक जो है वो एक बुक जनाब इशू भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है, डिस्कार्ड भी हो सकती है, परचेज भी हो सकती है। अब ये डिफरेंट फंक्शन है जो उस ऑब्जेक्ट पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। Finally, during implementation, the objects are implemented such as a book class in C++। और फिर आप इन जो ऑब्जेक्ट्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपने आइडेंटिफाई की, उनके फंक्शन आइडेंटिफाई किए, तो फाइनली आप इनको किसी ना किसी लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। जैसे बुक के नाम से आप क्लास बना के तो सी के अंदर उसका कोड लिख सकते हैं, या सी के अंदर या जावा के अंदर, और वो क्लास जो है उसके अंदर तमाम जो उसके वेरिएबल्स होंगे वो उस बुक के फीचर्स होंगे या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, और उसके अंदर मेथड्स होंगे जो कि फंक्शन वो परफॉर्म करेंगे उस ऑब्जेक्ट्स पे। एक जो बुक है वो परचेज होगी, इशू होगी, डिस्कार्ड भी हो सकती है, या मिसाल के तौर पे सेल हो सकती है, या बोरो हो सकती है। ये उसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। ये उसी कहानी को, उस सिचुएशन को थोड़ा सा ग्राफिकली प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि ऑब्जेक्ट को ही लेके उसको कैसे हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाते हैं। अगर हम देखें तो ये एक बुक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी। ये डोमेन ऑब्जेक्ट है। डोमेन ऑब्जेक्ट क्यों हमने कहा ऑब्जेक्ट तो है, डोमेन ऑब्जेक्ट हम इसलिए कह रहे हैं कि हम लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं। लाइब्रेरी का जो काम है वो एक डोमेन है। ठीक है। तो उस डोमेन के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, जैसे मैंने कहा कि बुक भी हो सकती है, स्टूडेंट भी हो सकता है, लाइब्रेरियन भी हो सकता है, या शेल्फ्स हो सकती हैं, या जो फॉर एग्जांपल सेक्शन है उनके नाम हो सकते हैं। कोई सेक्शन जैसे मैंने कहा इंग्लिश का सेक्शन, मैथ का सेक्शन, और आपको पता है कि बुक्स जो है वो सेक्शन वाइज पड़ी होती हैं लाइब्रेरी के अंदर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट हमने आइडेंटिफाई किया, उसका कोई ना कोई नाम होगा। ठीक है। उस ऑब्जेक्ट का मिसाल के बुक है, बुक की आगे इन्फॉर्मेशन होगी, उसका टाइटल, उसका ऑथर, उसकी ईयर ऑफ पब्लिकेशन, वो सारी कहानियां चलते चलते ये डिफरेंट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो जितनी मर्जी आप डिफाइन करते जाएं। ये क्या है, आप इस ऑब्जेक्ट को विजुलाइज कर रहे हैं किसी भी डोमेन के ऑब्जेक्ट के तौर पे। ठीक है। आपने विजुलाइज किया, एक बुक को लिया, उसकी आपने क्लास बनाई उसके नाम से, और डिफरेंट उसके वेरिएबल बनाने शुरू कर दिए। वेरिएबल उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और फंक्शन जो उसके ऊपर हम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपने बुक एक ऑब्जेक्ट लिया, उसकी क्लास बनाई। ठीक है। ये आप क्या करें, ये जो काम है ना, ये आपका डिजाइन है, ये डिजाइन फेज है कि आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और उसको एक लॉजिकल उसका जो है स्कीमा, या उसका जो लॉजिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो बनाई। आपको पता है जैसे आप क्लास डायग्राम बनाते हैं, अगर आपने बनाई है अभी तक, तो इसमें आपने हर ऑब्जेक्ट का नाम होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और फंक्शन होंगे। फिर आपने इसी डिजाइन को, इस लॉजिकल कॉन्सेप्ट को आपने एक्चुअल कोड के अंदर कन्वर्ट किया कि आपने एक बुक के नाम से क्लास बनाई। ठीक है। और उसके अंदर जो उसके वेरिएबल्स हैं, स्ट्रिंग टाइप का एक टाइटल है उसका, स्ट्रिंग टाइप का उसका हो सकता है ऑथर नेम, उसके अलावा डेट एक वेरिएबल हो सकता है जिसमें डेट ऑफ पब्लिकेशन हो सकती है, या एक इंटीजर वेरिएबल हो सकता है जिसमें आप लिख सकते हैं इंट एडिशन कौन सा है उसका, 5वां 6वां 7वां। तो आप जितने मर्जी वेरिएबल डिक्लेयर करते जाएं। और इसके अलावा आगे कुछ फंक्शन या मेथड डिक्लेयर हैं, मिसाल के तौर पे गेट चैप्टर, या इसके अलावा परचेज बुक या इशू बुक, या इस तरीके से डिफरेंट जो फंक्शंस हैं वो भी बनेंगे, और करते करते ये पूरी क्लास क्रिएट हो जाएगी। तो हमने एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू देखा कि किसी भी डोमेन का कोई ऑब्जेक्ट लेके हम किस प्रोसेस से गुजरते हुए उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाते हैं। पहले ऑब्जेक्ट लिया, उसका एक कॉन्सेप्चुअल डिजाइन बनाया, और उसको फिर फिजिकली इम्प्लीमेंट किया कोड के अंदर। The steps for object oriented analysis and design may be as follows। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिजाइन जब करते हैं तो हम आमतौर पे कुछ 4 स्टेप से गुजरते हैं।
वो पहला स्टेप है जी यूज केसेस, डिफाइन यूज केसेस, डिफाइन डोमेन मॉडल, डिफाइन इंटरेक्शन डायग्राम एंड डिजाइन क्लास डायग्राम्स। ये 4 चीजें आमतौर पे हम करते हैं। आपने इनमें से कौन कौन सी डायग्राम पढ़ ली है भला? नसीब? सर ऑलमोस्ट सारी पढ़ ली हैं? सर यूज केस ही पढ़ी है। यूज केस मेन मॉडल पढ़ा हुआ। नहीं, यूज केस तो आपने काफी दिन पहले पढ़ी थी। सर वो तो हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ी थी, उसके बाद हमने सर नहीं, इसी सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। मैंने बच्चों से पूछा था, वो कह रहे थे हमने यूज केस पढ़ ली है। जी सर, Yes, sir. काफी यूज अच्छा पढ़ topic था। इसके अलावा फ्लो चार्ट्स पढ़े हैं, ईआरडी पढ़ी हैं, इस तरह की सर पढ़ी हैं। क्लास डायग्राम, इंटरेक्शन डायग्राम, डोमेन मॉडल, ये इस तरह की कोई चीज नहीं पढ़ी अभी? नहीं सर, इस तरह की नहीं चलो पढ़ी। उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम इसमें करते हैं, आपको आसानी हो जाएगी जब आप पढ़ेंगे तो। ओके सर। जी, यूज केस में आपको पता है कि आप समटाइम यूज केसेस डिफाइन करते हैं किसी भी चीज के, किसी भी ऑब्जेक्ट्स के या किसी लॉजिक के। जैसे हमने आप अगर आपने जैसे आप कह रहे हैं कि आपने पहले भी पढ़ी हुई यूज केस डायग्राम, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। आमतौर पे कोई भी डेली लाइफ का भी फंक्शन, कोई भी टास्क है, तो आप उस टास्क को डिफरेंट स्टेप से गुजर के करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने कैंपस पहुंचना है, यूनिवर्सिटी पहुंचना है क्लास लेने के लिए, तो उसके लिए आप सुबह उठने से लेके यूनिवर्सिटी क्लास अटेंड तक करने तक डिफरेंट मराहिल से गुजरते हैं। मिसाल के तौर पे उठेंगे, वजू करके नमाज पढ़ेंगे या नाश्ता करेंगे, तैयार होंगे, किसी कन्वेंस के जरिए आप कैंपस तक पहुंचेंगे, और अब आप क्या करें कि डिफरेंट स्टेप से गुजरते गुजरते आप टारगेट तक पहुंच रहे हैं। आपका टारगेट है क्लास अटेंड करना, तो उसके लिए अपने डिफरेंट स्टेप से आप गुजरे, और जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो आपके यूज केसेस हैं। ठीक है, और एक यूज केस को किसी भी एक लॉजिक के अंदर जो डिफरेंट यूज केसेस हैं, डिफरेंट स्टेप्स हैं, उनको आप इस ओवल की शक्ल में जाहिर करते हैं। कि फॉर एग्जांपल आप यही अगर प्रोसेस को की आपने यूज केस बनानी हो कि आपका टारगेट है क्लास अटेंड करना, तो सबसे पहले आप लिखेंगे वेकअप, ब्रेकफास्ट, वुजू, नमाज, प्रेपरेशन, और फिर जनाब ट्रैवलिंग, और अल्टीमेटली आप पहुंच जाएंगे क्लास के अंदर। तो आपने क्या किया कि इस तरह के, अगर आपने इसको रिफ्लेक्ट करना, तो आप इस तरह के जो ओवल्स हैं ये कुछ 6-7 बनाएंगे, और हर ओवल के अंदर एक एक स्टेप लिखते जाएंगे, और लेफ्ट पे ये एक्टर होगा या राइट पे, और इसको आप लाइंस के थ्रू कनेक्ट कर देंगे इन तमाम बॉक्सेस के साथ, तमाम ओवल्स के साथ। ठीक है, और नीचे लिखेंगे स्टूडेंट। जो एक्टर है वो इस टास्क को जो परफॉर्म करने वाला वो कौन है, वो स्टूडेंट है, इसका नाम यहाँ पे एक्टर की बजाय स्टूडेंट लिख देंगे, और इसकी तमाम इसको लाइनें जो हैं लाइनों के साथ कनेक्ट कर देंगे तमाम ओवल्स के साथ। तो ये आपकी यूज केस डायग्राम बन जाएगी, जो कि रिफ्लेक्ट करेगी कि आपने अगर क्लास अटेंड करनी है यूनिवर्सिटी पहुंच के, तो आप किन किन मराहिल से, स्टेप से गुजरेंगे। वो जो मराहिल या स्टेप्स हैं वो यूज केसेस हैं। ठीक है, अब वो अगली कहानी और है कि मिसाल के तौर पे इन स्टेप्स के अंदर कुछ ऑप्शनल स्टेप्स हो सकते हैं, कुछ कंपल्सरी हो सकते हैं। क्या ख्याल है कि अगर आपने यूनिवर्सिटी पहुंचना है, तो जो स्टेप्स मैंने अभी आपको बताए, इनमें से मिसाल के तौर पे अगर आप नाश्ता ना करें तो फिर भी आप यूनिवर्सिटी पहुंच सकते हैं। ये ऑप्शनल स्टेप है। ये नहीं कि नाश्ता नहीं किया तो आप यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच गए, या क्लास आप तब तक क्लास नहीं ले पाएंगे जब तक आपने नाश्ता नहीं किया। ये कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल चीज है। ठीक है, लेकिन जो ट्रैवलिंग या कन्वेंस है वो कंपल्सरी है, कि जब तक आप घर से किसी चीज पे सवार नहीं होकर जाएंगे, यहाँ ट्रैवल नहीं करेंगे, तब तक आप यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये एक कंपल्सरी स्टेप है। ठीक है, वो जो फर्दर डिटेल है कि जो मिसाल के तौर पे जो ऑप्शनल चीज है उसको आप एक्सक्लूड कहते हैं, और जो कंपल्सरी चीज है उसको आप इंक्लूड कहते हैं। ठीक है, और जो अभी मैंने कहा कि जनाब आप एक्टर के साथ लाइंस लगाएंगे हर ओवल के साथ, तो हर लाइन के साथ आप लिखेंगे कि ये इंक्लूड है या एक्सक्लूड है। ठीक है, कि कंपल्सरी है या ऑप्शनल है। तो इस तरह एक पूरी जो सेट बन जाएगा डिफरेंट ओवल्स का और एक्टर्स का। तो ये आपको शो करेगा कि जनाब ये यूज केस डायग्राम है, और इसका जो टाइटल है वो है क्लास अटेंड करना। ठीक हो गया। दूसरा ये डिफाइंड डोमेन मॉडल। डोमेन मॉडल में आप डिफरेंट डोमेन्स जो हैं वो किसी भी सिस्टम की, उनको आइडेंटिफाई करते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ द डोमेन इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स एंड एसोसिएशन। किसी भी सिस्टम के अंदर जो किसी भी सिस्टम की जो डोमेन है उसको करते हैं, डीकम्पोज करते हैं, या उसको सेग्रीगेट या डिवाइड करते हैं, ताकि उसके जो अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके वो क्या है। जब तक आपको ऑब्जेक्ट का आइडिया नहीं होगा तब तक आप ये नहीं कर सकते कि आप उसको सॉफ्टवेयर के अंदर आप उसको डिजाइन के अंदर इंप्लीमेंट कर सकें।
डिजाइन नहीं बनेगा तो कोड या डेवलपमेंट नहीं होगी। जैसे यहाँ पे एक लूडो जिसको कहते हैं उसका एक छोटा सा एक प्रोसेस दिखाया गया है कि एक लूडो जो है उसके अंदर क्या क्या ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये हमें इसलिए आसानी से समझ आ जाएगी कि ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट जो है या हर बच्चा इस प्रोसेस से गुजरा है या उसने इसको एक्सपीरियंस किया है। शायद ही कोई बंदा हो जिसने कभी लूडो ना देखी हो या खेली ना हो। कोई है जी? कोई भी नहीं होगा। तो इसलिए उम्मीद है हर क्योंकि बंदा इस एक्सपीरियंस से गुजरा है इसलिए उसको आसानी से आइडिया हो जाए कि यार अगर ओवरऑल गेम है लूडो की तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। जैसा कि तो डाइस गेम या लूडो एक गेम है, ठीक है जी। और आपको पता है कि वो पूरा एक बोर्ड है और उसका पूरा एक पैटर्न है जिसको मतलब आमतौर पे 4 या 6 या 8 डिफरेंट जो प्लेयर्स हैं वो बैठ के एट टाइम उस गेम को खेलते हैं, ठीक है। और उसका एक खास पैटर्न है। क्या ख्याल है? पैटर्न या उसके रूल्स हैं वो सारे जो हैं वो एक अलग चीज है। फिर उसके साथ प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। प्लेयर 1 2 3 4 ये डिपेंड करता है कितने प्लेयर्स होंगे, वो एक और ऑब्जेक्ट है। फिर डाई जो हम रोल करते हैं एक से लेके 6 नंबर तक ऑब्टेन करने के लिए वो एक अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। या इसके अलावा मिसाल के तौर पे आपकी जो और क्या हो सकता है इसका पार्ट कोई। अगर हम कम्प्लेक्सिटी की तरफ ना जाएं, जैसे यही देखें कि जनाब ये ओवरऑल जो है लूडो के जो गेम है वो इन 3 चीजों पे मुश्तमिल होती है, ठीक है। अब हर ऑब्जेक्ट जो है वो किसी न किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है। मिसाल के तौर पर अगर प्लेयर है तो प्लेयर जो है वो डाई को रोल करता है, ठीक है। और डाई अगर डाई का कोई भी नंबर आएगा उसकी जो भी फेस वैल्यू होगी, फेस वैल्यू का मतलब जो भी ऊपर उसके नंबर्स आते हैं वो डेफिनेटली उस डाइस गेम तक इम्प्लीमेंट होते हैं। कि 5 अगर आएगा तो 5 का असर उस गेम पे होगा। ये डिपेंड करता है कि कब होगा कब नहीं होगा। ये हमें पता है कि हर दफा 5 आने पे हम 5 नंबर्स आगे नहीं जा सकते। और इसके लिए शर्त है कि सबसे पहले आपका 6 नंबर आना जरूरी है। जब तक 6 नहीं आएगा तब तक आपकी फेस वैल्यू जितनी मर्जी आए डाई की वो सारी बेकार हैं। अब ये इसका रूल है, ठीक है। अब ये रूल जो है वो डिपेंड करता है इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए आपने क्या बनाए। ये डिपेंड करता है कि आप इसको रूल को खत्म कर दें कि जनाब कोई जरूरत नहीं है 6 के आने की। जैसे ही पहला नंबर आया आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, ये अब आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन वो हम जस्ट अपने एक कंडीशन रखी हुई है उस गेम को मजीद इंटरेस्टिंग करने के लिए या डिफिकल्ट करने के लिए, ताकि हर बंदा इजीली इसको कंप्लीट ना कर पाए, थोड़ा टाइम लगे या थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो लोगों का इसमें जो खेल रहे हैं। तो आपने क्या किया कि उस लूडो वाली गेम को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करते हुए थोड़ी सी लॉजिक डिफाइन की कि ये सारी कहानी कैसे चलती है। उसमें डाइस गेम है, प्लेयर हैं और प्लेयर एक से ज्यादा हो सकते हैं और प्लेयर जो है वो डाइस को रोल करते हैं। अब डाई जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकती है, समटाइम आपको पता है 1 या 2 से भी खेला जाता है। तो अब डिपेंड करता है कि जनाब उसके रूल क्या है। एक और एग्जांपल है जी इंटरेक्शन डायग्राम की। अभी तो हमने देखी डोमेन मॉडल डायग्राम। इंटरेक्शन डायग्राम के अंदर है कि डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं किसी भी सिस्टम के वो आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट किसको कॉल करता है और कौन सा ऑब्जेक्ट कैसे रिस्पॉन्ड करता है। और ये डिपेंड करता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करता है या आगे से इंफॉर्मेशन लेके प्रोसेस करके आगे किसी को भेजता है फिर आपको रिस्पॉन्ड करता है। ये जो है ये मिसाल के तौर पे डिपेंड करता है आपकी लॉजिक पे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे स्टूडेंट हो, स्टूडेंट ने इंस्टॉलमेंट करानी हो, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट करने के लिए वो रिक्वेस्ट भेजेगा मिसाल के तौर पे फ्रांस ऑफिसर को। अब फ्रांस ऑफिसर जो है वो डायरेक्टली उसकी अप्रूवल नहीं देगा बल्कि वो अपने हर अथॉरिटी का जो रजिस्ट्रार मिसाल के तौर पे है या ट्रेजर है वो उसको आगे भेजेगा। यहाँ पे अगर आपने स्टूडेंट लिखा हो, यहाँ फ्रांस ऑफिसर लिखा हो, यहाँ रजिस्ट्रार ट्रेजर लिखा हो, तो आपकी रिक्वेस्ट फ्रांस ऑफिसर तक जाएगी। फ्रांस ऑफिसर आपके केस को आगे ट्रेजर तक भेजेगा और ट्रेजर जो है वो आपको हो सकता है डायरेक्टली वापस रिस्पॉन्ड कर दे, एक लाइन डायरेक्टली आप तक आ जाए, या हो सकता है वो उसी तरीके से एप्लीकेशन वापस फ्रांस ऑफिसर को भेजे और वो वापस को इन्फॉर्म करे अब वापस आपको कि यहाँ पर आपका केस अप्रूव हो गया। तो आपने क्या किया, सिंपल अगर आपने फीस की इंस्टॉलमेंट करवानी है तो आपने उस प्रोसेस को इस जो इंटरेक्शन डायग्राम उसके फॉर्मेट में शो करने की कोशिश की कि आप इधर डिफरेंट जो क्योंकि 3 लोग इन्वॉल्व हैं, स्टूडेंट, फ्रांस ऑफिस। हम डेली लाइफ एग्जांपल देख रहे थे इंटरेक्शन डायग्राम की कि किसी भी डेली लाइफ एग्जाम जो लॉजिक है या टास्क है उसको हम कैसे डायग्राम के अंदर या डिजाइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे भी हम क्योंकि डाइस की लूडो की एग्जांपल देख रहे थे, तो यहाँ पे वही ऑब्जेक्ट्स जो हमने पिछली जो स्लाइड के अंदर देखे थे, डाइस गेम, डाई 1 2 और उसके डिफरेंट प्लेयर्स हो सकते हैं कि ये कैसे आपस में इंटरेक्ट करेंगे या कैसे काम करेंगे। सबसे पहले काम जो है वो स्टार्ट होगा, गेम स्टार्ट होगी, स्टार्ट होने के बाद डाई जो है वो रोल होगी, रोल होने के बाद जो है आपको पता है कि कोई ना कोई उसका नंबर आएगा, एक राइट रोल होगी, डाई जो है रोल होगी, फिर दूसरी होगी, दोनों जब इकट्ठी होंगी तो उनका कोई ना कोई फीडबैक होगी। पहली जो है डाई जब रोल हुई तो उसका जो वैल्यू है, जो फेस वैल्यू है, वो वापस रिटर्न होगी कि मिसाल के पता चले कि जनाब कितने नंबर आया है। जो दूसरी है वो भी रोल होने के बाद वापस उसका रिटर्न आएगा डाटा कि जनाब उसका जो डाटा है वो कितना आया या उसके नंबर कितना आया है, और उसकी बना पे जो प्लेयर 1 2 3 4 है वो उसको ऑपरेट करेगा या जो है वो अपनी बारी चलेगा आगे। ये अब डिपेंड करता है कि अपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या क्या लिए हैं। अगर किसी भी सिस्टम को डिफरेंट लोग जो है एनालाइज करें तो वो अपनी मर्जी से उसके ऑब्जेक्ट्स में आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपका जो सोचने का एंगल है वो क्या है, आप किस तरह सोचते हैं किसी भी चीज को, क्योंकि जो सोचने का अमल है वो हर बंदे का डिफरेंट है। तो अगर मैं यही सिस्टम किसी और बंदे को डिजाइन करने को दूं तो हो सकता है वो उसके अंदर और भी ऑब्जेक्ट्स ऐड कर दे। ठीक है, या हो सकता है कि वो एक गेम वाली जो है लूडो वो उसको प्रेफर करे जिसमें ये डाई 2 है तो उसको खत्म कर दे। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है कि जैसे इसमें इन्होंने सिंपल सी डायग्राम है, इसमें प्लेयर भी नहीं है इवन, अगर आप देखें, जबकि हमारी जो प्रीवियस डायग्राम थी उसमें बकायदा प्लेयर भी था, ये देखें प्लेयर वाला, जबकि इस जो इंटरेक्शन डायग्राम इसके अंदर प्लेयर आपको नजर नहीं आ रहा। ये अब डिपेंड करता है कि जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आप यहाँ पे डाइस गेम, प्लेयर 1, प्लेयर 2 3 4 चारों प्लेयर डाल सकते हैं, या एक प्लेयर से आप डायग्राम बना लें और एक डाइस या 2 डाइस से बनाएं। अब ये डिपेंड करता है जितना मर्जी को कम्प्लेक्स करते जाएं, आप जितनी डेप्थ में बनाना चाहेंगे उतनी ही ये चीज कम्प्लेक्स होती जाएगी, उतने ही ऑब्जेक्ट ज्यादा हो जाएंगे और उतनी उतने उसके जो फंक्शंस हैं वो जो हैं वो भी इंक्रीज कर जाएंगे। इसके अलावा जी क्लास डायग्राम के डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अभी मैंने शुरू में जिक्र किया था जैसे बुक है, तो बुक की एक अगर हम क्लास बनाएं या उसका एक ऑब्जेक्ट जो है उसको कंसिडर करें, तो एक ऑब्जेक्ट जो एक बुक है उसके डिफरेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और डिफरेंट फंक्शन वो परफॉर्म कर सकते हैं हम उस पर। ये ऐसे ही है कि जैसे ये बुक हो और इसके जनाब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका नाम, उसका ऑथर का नाम, ये वो सारी कहानी। ये जो क्लास डायग्राम है ये आमतौर पर इस फॉर्मेट में बनती है, जो 3 बॉक्सेस वाला खाना है। ठीक है, सबसे ऊपर उस क्लास का नाम होगा, उसके बाद उसके वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स होंगे, और सबसे नीचे फंक्शन या मेथड्स होंगे जो उस ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म हो सकते हैं। तो ये डाइस है, तो डाई गेम के अंदर जो है एक डाई 1 होती है, 2 होती है, ठीक है, और प्ले उसका एक फंक्शन है। ठीक हो गया। अब डाई एक और क्लास है, उसके अंदर क्या है, डाई की एक फेस वैल्यू होती है जो कि इंटीजर टाइप की है, क्योंकि नंबर आता है 1 2 3 4, तो जो फेस वैल्यू है वो हमने उसके लिए इंटीजर टाइप वेरिएबल लिया। ठीक है, और इसके अलावा गेट फेस वैल्यू, उसको रोल करने का एक मिसाल के तौर पे एक फंक्शन होगा, जब हम रोल करेंगे तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि जैसे गेम में आपको पता है कि एक प्लेयर जो है वो एक दफा रोल करता है, फिर दूसरे की बारी आती है। अब इस रूल को चेंज भी कर सकते हैं कि हर बंदा जो है वो 2 2 दफा रोल कर ले। अब ये कोई कंपल्शन नहीं है, ये कोई मिसाल के तौर पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, ये आपकी मर्जी है, आप जिस तरह मर्जी चीजों को डिफाइन करते जाए। ठीक है, अब आपने क्या किया कि 2 ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किए, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई किए और उसके आगे कुछ फंक्शन आइडेंटिफाई किए कि उन पे हम इस ऑब्जेक्ट पे हम क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे स्टूडेंट, अगर हम एक ऑब्जेक्ट लें, ऑब्जेक्ट उसकी क्लास बनाएं कि इसका नाम हम रखते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, मिसाल के तौर पे उसका नाम, फादर नेम, उसका कॉन्टैक्ट, उसका रोल नंबर, उसका ब्लड ग्रुप, ये सारी कहानी है जो है ये इस दरमियान वाले खाने में आएगी। फिर एक स्टूडेंट जो है वो मिसाल के तौर पे क्या क्या कर सकता है, स्टूडेंट जो है वो मिसाल के तौर पर स्टडी कर सकता है, स्टडी का फंक्शन होगा, वो स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकता है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर हिस्सा ले सकता है। ये डिपेंड करता है कि जनाब वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो जितने फंक्शन परफॉर्म करेगा वो उसका नाम और साथ में ये जो पैरेंथेसिस हैं, छोटी ब्रैकेट्स जो हैं स्टार्टिंग और क्लोजिंग, ये शो करती है कि वो फंक्शन क्या क्या परफॉर्म कर रहा है, तो आप यहाँ पे फंक्शन लिख सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंट फंक्शन होंगे। ठीक है, और एक स्टूडेंट जो है वो आगे किसी और एक क्लास जो है वो दूसरी किसी क्लास से इंटरेक्शन करती है या डाटा शेयर करती है, अगर ऐसा है तो फिर आप उसको एरो के साथ शो करेंगे।
ठीक है। अब ये एक क्लास और ये दूसरी क्लास है, इनके दरम्यान में 1 और 2 का जो है कॉम्बिनेशन या रिलेशन मौजूद है कि एक गेम के ऊपर एक से ज्यादा डाइस हो सकती हैं, 2 डाइस हो सकती हैं। ठीक हो गया। और इससे भी ज्यादा होंगी तो फिर हम 1 और m यानी कि 1 और मैनी का रिलेशनशिप बनाएंगे यहाँ पे कि एक गेम के साथ एक से ज्यादा डाइस इन्वॉल्व होती हैं। क्योंकि 2 हैं तो इसलिए हमने सिर्फ 2 ही लिखा यहाँ पे। सर इसमें वो एग्रीगेशन, एसोसिएशन और जनरलाइजेशन वाला वो रिलेशन नहीं होता क्लासेस में? हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमारे इस टॉपिक के अंदर ये चीजें नहीं हैं इसलिए मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा। ओके सर। ठीक है। वो अगर आने वाले किसी लेक्चर के अंदर वो चीजें आई तो डेफिनेटली हम उनको जो है वो करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट जो है वो किसी न किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ उसकी एसोसिएशन हो सकती है। जैसे डाई है तो डाई की एसोसिएशन गेम के साथ है। ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल प्लेयर है तो प्लेयर की जो एसोसिएशन है वो भी उस गेम के साथ हो सकती है। प्लेयर की एसोसिएशन डाई के साथ भी हो सकती है कि मिसाल का डाई अगर रोल हो रही है तो ऑब्वियसली वो कुछ जेन नहीं कर रहा, कोई प्लेयर ही करेगा। ठीक है। और प्लेयर अगर है तो उसकी एसोसिएशन फिर डाई के साथ होगी, डाई की आगे फिर डाइस के साथ या गेम के साथ होगी। तो ये एसोसिएशन शो हो गई कि जनाब किस ऑब्जेक्ट की किस दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ किस नौयत की एसोसिएशन है भी है कि नहीं है। अब ये जो सारी कहानी है, अभी हमने देखा कि डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसकी कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हम लेते हैं, उसको उसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उनको कैसे हम एक पिक्चर की सूरत में डिफाइन कर पाते हैं। तो ये हमने कुछ 3-4 एग्जांपल्स जो हैं उनके थ्रू हमने कुछ लाइब्रेरी सिस्टम की और डाइस जो है लूडो वाली गेम उसके थ्रू हमने थोड़ा सा चेक करने की कोशिश की कि ये कैसे काम होता है, ऑब्जेक्ट्स को हम डिजाइन में कैसे लेके आते हैं। और इसके लिए जो बैकएंड पे लैंग्वेज यूज होती है, जो कि आपको जिसका मैंने आपसे पेपर में भी पूछा था, शायद अगर आपको याद हो, वो यूएमएल की बात हो रही थी उसमें कि यूएमएल बेसिकली वो लैंग्वेज है जो कि आपके डिजाइन को कन्वर्ट करती है, आपके जो डिफरेंट लॉजिक है उसको डिजाइन के अंदर कन्वर्ट करती है। ये जो सारी कहानी है, ये जो बॉक्सेस बनाना, ये जो रिलेशंस बनाना, ये 3 बॉक्सेस वाला कोई ऑब्जेक्ट है या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमने पीछे भी देखे, ये वाली चीजें हैं, ये सारा कुछ जो है ये यूएमएल लैंग्वेज की मदद से बनता है। ठीक है। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि हमें सपोर्ट करती है कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं डेली लाइफ के, उनको हम एक कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन के अंदर या लॉजिकल सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट कर पाएं। और ये डिजाइन जो है ये हमारा लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन है बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी सॉफ्टवेयर का। और फिर जब हम इस डिजाइन को कोड में कन्वर्ट करते हैं तो फिर हमारा जो लॉजिक है वो कोड के अंदर यानी कि एक्चुअल फिजिकल इंप्लीमेंटेशन उसकी हो जाती है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूएमएल, यूएमएल जो है वो किन चीजों पे मुश्तमिल होती है या किन चीजों पे मुनसर करती है, वो है थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, उनका आपस में रिलेशनशिप और उसके बाद फिर डायग्राम। हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी सिचुएशन किसी डोमेन के कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, वो किन चीज़ों पे मुश्तमिल है। जैसे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो इसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं जी, स्टूडेंट हो सकता है, टीचर हो सकता है, डिग्री प्रोग्राम हो सकता है, या फॉर एग्जांपल आपके कोर्सेज हो सकते हैं, सेमेस्टर हो सकता है, ये सारी या डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। ये सारी जो कहानियां हैं ये उसके ऑब्जेक्ट्स हैं उस सिस्टम के। ठीक है। अब हर ऑब्जेक्ट जो है उसका कोई ना कोई रिलेशन है, टीचर का स्टूडेंट के साथ रिलेशन है, और मिसाल के तौर पे स्टूडेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ रिलेशन है, टीचर का भी फाइनेंस के साथ रिलेशन है क्योंकि सैलरियाँ उसकी उधर से आती हैं, टीचर का डीन के साथ रिलेशन है, एचओडी के साथ है या वाइस चांसलर के साथ है, और इसी तरीके से स्टूडेंट का भी इन तमाम चीज़ों के साथ ताल्लुक है। ठीक है। तो ये आपस में रिलेशन कोई ना कोई होता है जिसकी बिना पे वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपस में डाटा शेयर करते हैं। ठीक है। और उसके बाद वो डायग्राम और तमाम वो जो लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, वो पिक्चर, वो ग्राफ जो कि इस इन थिंग्स को और रिलेशन को पिक्चर की सूरत में रिप्रेजेंट करता है, वो चीज डायग्राम कहलाएगी। फिर ऑब्जेक्ट डिजाइन जो है वो हर ऑब्जेक्ट का अपना कोई ना कोई डिजाइन होता है। हर ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, वो कोई ना किसी स्टेट में होता है और इसका आपस में कोई ना कोई रिलेशन होता है। ये सारी कहानी जो है ये किसी भी ऑब्जेक्ट के डिजाइन बनाने में बड़ा ही अहम रोल प्ले करती है। मैपिंग डिजाइन टू कोड। अब हमने एक छोटी सी एग्जांपल देखनी है कि हम डिजाइन को कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल वैसे ऑलरेडी हम देख चुके हैं जिसमें हमने थोड़ा सा देखा कि कैसे हम
एक जो बुक है उसका एक ऑब्जेक्ट को हम कैसे कोड में कन्वर्ट करते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं जो कि कदर है थोड़ी सी टेक्निकल या उससे मजीद एलेबोरेटेड एक वर्जन है इसका। कोई ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम हो सकता है जी, जिसमें आपको चीज एंटर होके आपको चीज खरीदते हैं, ठीक है। उसका प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले आप उस सिस्टम के अंदर रजिस्टर होते हैं, लॉगिन क्रिएट करते हैं, ठीक है। कुछ सर्चिंग करते हैं तो देखते हैं कौन सी चीजें अवेलेबल हैं, उनकी कोई लिस्ट तैयार करेंगे, सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद उसको मिसाल के तौर पे आप कोई कार्ट के अंदर डालेंगे। कार्ट के अंदर डालने के बाद आप उसको फाइनलाइज या कंफर्म करते हैं, और जो भी आपकी पेमेंट है उसको पेमेंट या तो ऑन कैश या ऑन डिलीवरी कोई भी मोड या मेथड सेलेक्ट करते हुए उसको कंफर्म कर देते हैं, ठीक है। या कोई अगर सेल पर्सन है, वो सिस्टम पे कैसे काम करता है कि वो अपने आप को रजिस्टर करेगा, ठीक है। प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनको ढूंढ के एंटर करेगा, एंटर करने के बाद उसको सेल करेगा, या आगे जिसको भी उसने परचेज करनी है, या सिस्टम जो है वो कैसे काम करेगा। ये सारी कहानी जो है ये हमने यहाँ पे स्टेप्स की सूरत में डिफाइन की हुई है, ठीक है। और साथ में थोड़ी थोड़ी डिटेल भी लिखी हुई है कि जनाब अगर रजिस्टर करना आपने तो रजिस्टर कोई भी आइटम जो है वो कैसे रजिस्टर होती है। मिसाल के तौर पे एक सेल का मिसाल के तौर पर स्टॉक का सिस्टम है, तो उसके अंदर एक प्रोडक्ट को मिसाल के तौर पे शैम्पू है तो उसको आपने कैसे रजिस्टर करना है, कैसे उसको अंदर डालना है। कोई भी एक फंक्शन हमने बनाया, ठीक है, एंटर आइटम के नाम से। और कोई भी एंटर आइटम जो आपने एंटर करनी है सॉफ्टवेयर के अंदर, उसका कोई ना कोई आईडी होगी और उसकी कोई क्वांटिटी होगी। तो मिसाल के तौर पे आपने एक सुपर स्टोर है, आप उसके मिसाल के तौर पे सेल्स ये उसके हैं एंड यूजर हैं, तो आप क्या करते हैं कि एक शैम्पू जो है वो उसका डिब्बा आया, तो आपने उसको एंटर करना सिस्टम के अंदर। जब एंटर होगा तो तभी कल को आप सेल कर पाएंगे, उसका बिल जनरेट कर पाएंगे। तो आप फौरन सर्च करेंगे जनाब शैम्पू की आईडी, ठीक है, और उसकी कोई ना कोई आईडी यूनिक आईडी होगी, हर प्रोडक्ट की एक यूनिक आईडी होगी, और उसको सिलेक्ट करते हुए आप उसमें एंटर करेंगे जनाब मिसाल के तौर पे कितनी क्वांटिटी में आपने ये चीज़ परचेज की। अब यहाँ पे दो वेरिएबल जो हैं इस फंक्शन के आ रहे हैं साथ, इस प्रोडक्ट के या इस आइटम के, एक उसकी आईडी और दूसरा क्वांटिटी। हम इसके अंदर एडिशन भी कर सकते हैं, एक और वेरिएबल भी आ सकता है। मिसाल के तौर पे मैं जैसे शैम्पू की एग्जांपल दे रहा हूँ, तो शैम्पू की आईडी, उसकी क्वांटिटी, मिसाल के तौर पे 10 आइटम हमने सिस्टम के अंदर एंटर किए, और जो 10 आइटम है वो उसका मिसाल के तौर पर वेट क्या है। आपको पता है कि जैसे हर चीज़ है उसका वेट होता है या उसकी क्वांटिटी होती है 100 ग्राम, 500 ग्राम, या आपको पता है कि हर जो शैम्पू वाली बॉटल्स हैं वो छोटी, दरमियानी, बड़ी इस तरीके से होती हैं, और उसका जो है वो उस पर साइज लिखा होता है, उसकी क्वांटिटी लिखी होती है कि इसका वजन कितना है। तो हम यहाँ पे वेट भी लिख सकते हैं, आइटम आईडी कॉमा क्वांटिटी कॉमा उसका वेट, एक और वेरिएबल भी डाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, किसी भी आइटम को रजिस्टर करने के लिए सिस्टम के अंदर डाला, ठीक है, और सिस्टम जो है वो उसको मिसाल के तौर पे उसको एंटर करेगा, और प्रोसेस करने के बाद सेल्स पे लेके जाएगा। अगर सिस्टम के अंदर चीज़ मौजूद है तो सेल पे आएगी। कल को जब कोई भी क्लाइंट आएगा तो आपको पता है कि समटाइम आप मेडिकल स्टोर पे जाएं और उससे कहेंगे जनाब फलां मेडिसिन चाहिए, तो वो फौरन रैक की बजाय सिस्टम में समटाइम देखते हैं कि यार ये हमारे स्टॉक में अवेलेबल है, क्योंकि बाज़ का जाके ढूंढने में टाइम लगेगा, तो सिस्टम में फौरन वो देख लेता है कि अगर क्वांटिटी उसकी मौजूद है सिस्टम के अंदर तो इसका मतलब मिल जाएगी, कहीं ना कहीं पड़ी होगी। समटाइम ऐसा भी होता है कि मेडिसिन आप लेने जाते हैं मेडिकल स्टोर पे तो उसको मिल नहीं रही होती, नजर नहीं आ रही कि यार मेडिकल वो चीज़ है कि नहीं है। तो समटाइम वो जब एक दो दफ़ा चक्कर लगा के नाकाम लौटता है तो फिर वो सिस्टम में सर्च करता है यार देख लूँ कि सिस्टम के अंदर मौजूद भी है कि नहीं है। तो अगर स्टॉक के अंदर मौजूद ही नहीं है तो ऑब्वियसली दुकान के अंदर मेडिकल स्टोर के अंदर भी मौजूद नहीं होगी। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें आप चीज़ों को बाकायदा एक प्रोसेस से गुजार के एंटर करते हैं, और जब सेल होगी तो सेल में भी ऐसे ही वो चीज़ सर्च होगी, ठीक है। उसकी सर्च करने के बाद उसकी क्वांटिटी, जैसे आपको पता है कि जब बिल होता है सुपर स्टोर पे तो वो फौरन चीज़ों का कोड जो है उसको स्कैन करते जाते हैं और उसकी क्वांटिटी एंटर करते हैं, और जनाब आपका फॉल जो है उसकी आपकी अमाउंट जो है वो कैलकुलेट होती जाती है साथ साथ। अब क्योंकि वो उन्होंने बारकोड स्कैनर के थ्रू ये सारा काम किया हुआ है, उसकी आईडी जो है उसके उससे रेलेवेंट है, तो उसको फिजिकली या मैनुअली वो चीज़ एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती, और जस्ट बारकोड स्कैनर मशीन जो है उसको स्कैन करती जाती है, वो जस्ट क्वांटिटी एंटर करते हैं और अमाउंट भी खुद ही आ जाती है। तो टोटल जो काम है जो सेल्स पर्सन बैठा है उसने चीज़ को स्कैन करना है और क्वांटिटी एंटर करनी है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर मौजूद है, वो उसका रेट, उसका वेट शेट हर चीज़ जो है वो पहले मौजूद है। अब जब स्कैन होती है तो हमने क्योंकि यहाँ पे वेट का भी एक वेरिएबल डालने की कोशिश की थी, तो जब आप उसको स्कैन करेंगे तो फिर उसका जो वेट की इन्फॉर्मेशन है वो खुद ही उसका जो बार कोड है उसके अंदर से खुद ही आ जाएगी। तो ये भी जरूरत नहीं है एंटर करने की जनाब उसका वेट कितना है। फिर दूसरा स्टेप है
इसमें आपने क्या किया कि उन चीज़ों को, ये जो अभी हमने सारी कहानी देखी थी किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से, उसको आपने ऑब्जेक्ट्स की सूरत में या क्लासेस की सूरत में डिफाइन करने की कोशिश की कि हर जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी फॉर एग्जाम्पल क्लास कैसे बनेगी। मिसाल के तौर पर रजिस्टर, किसी भी प्रोडक्ट को रजिस्टर करने का जो काम है वो उसकी एक क्लास है, ठीक है। उसके डिफरेंट उसका फंक्शन है कि जनाब उसका जो फंक्शन है वो किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होगा। अब एक प्रोडक्ट है जो उसके हम डिफरेंट वेरिएबल्स यहाँ पे लिख सकते हैं कि उसकी आईडी होगी, उसका क्वांटिटी होगी, उसका मिसाल के तौर पर वेट होगा, उसका मैन्युफैक्चरर होगा, उसकी एक्सपायरी डेट हो सकती है। अब ये बहुत सारे फीचर हम उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और एक प्रोडक्ट जो है वो परचेज भी होगी, सेल भी होगी, या मिसाल के तौर पर डिस्कार्ड भी हो सकती है कि बड़ी बड़ी एक्सपायर हो गई है तो फिर डेफिनेटली ना तो जनाब वो परचेज सेल होनी है, ना परचेज परचेज ऑलरेडी है, ना सेल होगी, तो डिस्कार्ड हो सकती है या रिटर्न हो सकती है, आपको पता है। तो ये अब डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट पे हम क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। और ये हम रजिस्टर, सेल और ये डिफरेंट जो उसके जो फंक्शंस हैं वो हम आइडेंटिफाई करते जाएंगे ऑब्जेक्ट्स को, और हर ऑब्जेक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिखेंगे, और लिखने के बाद उसके फंक्शन जो हैं उनकी डिटेल लिखेंगे, और अल्टीमेटली फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि हम क्या करते हैं कि जब हम ये काम कर रहे हैं तो हम तीन चीज़ों को बेसिकली एड्रेस कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। उसके क्लास का नेम, ठीक है, या ऑब्जेक्ट का नेम, उसके एट्रीब्यूट्स यानी कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और मेथड या वो फंक्शन जो हम उस ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म कर सकते हैं। ये मैंने अभी फिर दोहरा देता हूँ कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट के नेम मिसाल के तौर पे है स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट नेम है या क्लास नेम है। उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, उसका नाम, फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉन्टैक्ट एड्रेस, ये सारी कुछ उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। मेथड है कि एक स्टूडेंट जो है वो उसका एडमिशन हो सकता है, वो किसी कोर्स के लिए रजिस्टर हो सकता है, वो एग्जाम में बैठ सकता है, वो किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकता है। अब वो डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि उस ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म होंगे, ठीक है। तो जब मेथड परफॉर्म होंगे तो डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई इनपुट होगी और कोई ना कोई आउटपुट भी होगी। जैसे आप फंक्शन में आपको पता है कि जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो कोई ना कोई समटाइम पैरामीटर पास करते हैं, और बास का तो उन पैरामीटर की बना पे कोई ना कोई चीज कैलकुलेट करके उसको रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो ये मेथड पे डिपेंड करता है कि वो चीज को पैरामीटर ले रहा है, नहीं ले रहा, कोई चीज रिटर्न कर रहा है, नहीं कर रहा। अब ये फाइनल स्टेप है जी उस ऑब्जेक्ट को कोड पे मैप करने का कि जनाब किसी ऑब्जेक्ट से फिर कोड कैसे जनरेट होगा। मिसाल के तौर पे ये सेल्स का एक ऑब्जेक्ट है, ये क्लास है, तो उसको फिर कोड में कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है कि जो उसका नाम है वो बेसिकली क्लास का नाम कंसिडर होगा। उसके बाद जो उसके डिफरेंट फंक्शंस हैं जो उसके अंदर मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे जैसे उसका आइटम नेम है, उसकी क्वांटिटी है, उसका वेट है, उसका मैन्युफैक्चरर है, उसकी एक्सपायरी डेट है, वो सारा कुछ जो है वेरिएबल्स की सूरत में आ जाएगा। यहाँ पे इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, जो भी आपने उसकी टाइप रखनी है वहाँ पे डिपेंड करता है। जैसे मिसाल के तौर पर डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन जो है वो स्ट्रिंग की सूरत में आएगा, उसका स्ट्रिंग डाटा टाइप होगी। क्वांटिटी है तो उसकी क्वांटिटी जो डाटा टाइप है वो इंटीजर या डबल की सूरत में होगी, क्योंकि ये नंबर्स होंगे। यहाँ पे डिपेंड करता है, या डेट ऑफ परचेज होगी इसकी, कब परचेज हुई, वो उसका जो डाटा टाइप है वो डेट होगी, ठीक हो गया। या एक्सपायरी डेट है तो एक्सपायरी डेट की भी डाटा टाइप डेट होगी। अब डिपेंड करता है कि वेरिएबल्स क्या क्या हैं, उनकी डाटा टाइप क्या है। अब उसके अलावा फिर डिफरेंट फंक्शन जो है वो क्या क्या परफॉर्म हो सकते हैं कि जनाब एक जो प्रोडक्ट है वो सेल होगी, परचेज होगी, एक्सपायर होगी, या डिफरेंट जो मिसाल के तौर पे उसके जो टास्क हैं। और समटाइम आपको पता है कि अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट की मिसाल के तौर पे 10 चीज़ें आपने परचेज की हैं, आपके सिस्टम में आई, तो होता है कि समटाइम प्रमोशन भी होती है किसी चीज़ पे कि अगर आप मिसाल के तौर पे एक चीज़ लेंगे तो एक के साथ एक फ्री है, ठीक है। तो अब आपका जो रिकॉर्ड है वो उस हिसाब से मैनेज होगा, जो आपका फंक्शन है वो उस हिसाब से मिसाल के तौर पे यहाँ पे प्रमोशन या इस तरीके से जो आपकी फंक्शन है वो भी क्रिएट हो जाएंगे साथ, या सेल्स, या जैसे आपको पता है समटाइम उन्होंने लिखा था 70% ऑफ। तो अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है और मिसाल के तौर पर 100 रुपये में, तो परचेज प्राइस कुछ और है, तो सेल प्राइस जो है वो आप डेफिनेटली 100 की बजाय 110 होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि उस पर प्रमोशन है 70% ऑफ है, तो फिर हो सकता है 7 की जो 100 की चीज़ है वो आपको 30 रुपये में बेचनी पड़े। तो उसका जो रिटर्न होगा, गए पैसे 100 रुपये आया, रिटर्न उसका 30 रुपये आया। तो ये अब उसका जो सारी लॉजिक है वो सारी आपने उसके फंक्शन या मेथड्स के अंदर डील करनी है, ठीक है। फिर इसी तरीके से बाकी सारी कहानी है कि जनाब कोई प्रोडक्ट आप लेंगे, उसको जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स हैं उनको आप वेरिएबल बना देंगे, उनसे आप डाटा टाइप मेंशन करेंगे, और साथ में जो उसके फंक्शंस हैं जो उस पर परफॉर्म हो रहे होंगे उनको आप मेथड्स की सूरत में लिखेंगे, या जैसे हम लिखते हैं कोई भी फंक्शन का नाम और आगे में पैरेंथेसिस, ताकि शो हो कि ये कोई फंक्शन है।
तो ये था ये आज का लेक्चर, जिसमें हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स की बात की, कुछ डिजाइन की बात की, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन जो है वो क्या आता है ये हमने डिस्कस किया, और ये देखा कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन जो है वो कैसे बनता है। हमने उसके डिफरेंट स्टेप्स देखे, और ये भी देखा कि एक जो डिजाइन हम बनाते हैं उसको हम किन स्टेप से गुजर के या कैसे कोड पे मैप करते हैं, या कोड उसका कैसे जनरेट करते हैं। ये अभी हमने जो डिस्कस किया था शुरू में कि जनाब जो डिजाइन है वो कोडिंग वाले बंदे के पास जाता है, वो उससे कोड डेवलप करते हैं। तो ये वो टेक्निक है, हमने छोटी सी एग्जांपल के थ्रू देखा कि कैसे डेवलपर जो हैं इस डिजाइन से कोड जनरेट करेंगे।